देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। योग करने से फायदा होता है, ये हमें पता है। रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी हेल्थ के लिए बर्फ में नहाने लगे या कोई ऑक्सीजन मास्क लगाकर ही घूमने लगे, तो आप क्या कहेंगे इसे? जाहिर है कि आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन इसी अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट को आजकल लोग बायो हैकिंग कहते हैं। ये भारी भरकम शब्द है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो तन और मन को डिकोड करके उसके हिसाब से जीने की कला। लेकिन ये बायो हैकिंग अब जुनून की शक्ल लेती जा रही है। लोगों को लगने लगा है कि आइस बात करके वो दिमाग को दुरुस्त कर सकते हैं, 23 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर अपना वजन कम कर सकते हैं, या फिर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लास पहनकर वो अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। तो आखिर इस बायो हैकिंग का सच क्या है और क्या मेडिकल साइंस इसे मानता है? क्या मेडिकल साइंस ने इसको अभी तक मान्यता दी है या फिर ये केवल मन का भ्रम है? आज हम इसी बात पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 डिग्री की ठंड में 6 मिनट तक बर्फ स्नान। कड़ाके की ठंड में जब इस तरह स्नोबाथ करते हुए एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु की ये तस्वीरें वायरल हुई, तो फैंस के कमेंट्स भी सामने आए। कुछ ने हिम्मत की दाद दी तो कुछ ने कहा ये खुद को तकलीफ दे रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस तरह की स्नोबाथ बायो हैकिंग कहलाती है। स्नोबाथ रेड लाइट थेरेपी और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ढेर सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने समेत बहुतेरे तकनीक युक्त उपाय, ये है मौत को मात देने का नया ट्रेंड, जिसका नाम है बायो हैकिंग। अमेरिका से आया शब्द बायो हैकिंग इन दिनों हर फिटनेस फ्रीक की जुबान पर है। बायो हैकिंग शब्द किसी भी तरह का फैड फिटनेस नहीं है। बायो हैकर वो है जो शरीर को बेहतर और अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए शरीर के बायो यानी उसके विज्ञान पर काम करता है। बायो हैकिंग का लक्षण पोषण, नींद, दिमाग, हृदय, आंत की फिटनेस होती है। साथ ही स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य जीवन शैली कारकों पर ध्यान देकर समग्र कल्याण में सुधार करना भी होता है। बायो हैकिंग में फिटनेस, गट हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ और इम्यूनिटी से भी जुड़ी होती है। इन सभी से जुड़ी किसी भी तरह की अस्वस्थता व्यक्ति को फिटनेस को प्रभावित कर सकती है। बायो हैकिंग का जरूरी हिस्सा है तकनीक। आज अनेक डिवाइस प्रचलन में हैं, जो बायो हैकिंग के काम को आसान बना रहे हैं। बायो हैकिंग के 2 उद्देश्य हैं। पहला, सेहत की खामियों को समझना और उन्हें ठीक करना। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता सुधारना और लंबी उम्र पाना। देसी बायो हैकर की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु के बारे में हमने आपको बताया। वो खुद को स्वस्थ रखने के लिए बायो हैकिंग करती हैं। कड़ाके की ठंड में स्नोबाथ के जरिए वो खुद को तरोताजा, जवान और स्वस्थ रखने का दावा करती हैं। वहीं एंटरप्रेन्योर जग चीमा की रूटीन में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, रेड लाइट थेरेपी शामिल है। वो हफ्ते में 2 बार 23 घंटे का उपवास करते हैं और दावा करते हैं इससे वो सेहतमंद बने रहते हैं। वहीं बायो हैकर राकेश सोमानी ग्राउंडिंग मेट्स का यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करती हैं। उनका भी दावा है कि इससे उनका शरीर मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहता है। बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि बायो हैकिंग नॉन ट्रेडिशनल है और मेडिकली इस पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, लेकिन क्लिनिकली प्रैक्टिस में लागू करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। बावजूद इसके भारत में भी इसका चलन बढ़ा है, क्योंकि जो लोग आधुनिक दवाइयों के परिणाम से नाखुश हैं, बायो हैकर बन जाते हैं। लंबी उम्र या सेहतमंद जीवन जीने की जिज्ञासा लोगों को बायो हैकिंग की तरफ आकर्षित कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतिदिन व्यायाम करने, अधिक सब्जियां खाने या माइंडफुलनेस का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर के बायो यानी विज्ञान को समझना जरूरी है।
जब हम ये समझने में सक्षम हो जाएंगे कि हमारे शरीर में भीतर क्या हो रहा है, तो हम बाहरी परिणाम प्राप्त करने में बेहतर तरीके से सक्षम हो सकते हैं। दरअसल सच्चाई यही है कि हम और हमारा शरीर हमेशा जीने के लिए नहीं बना है। मौत को मात देना एक भ्रम के साथ जुनून है, और ये जुनून शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए बुरा भी हो सकता है। इसलिए सावधानी रखना और विशेषज्ञ सलाह लेना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बायो हैकिंग क्या है? क्या वाकई इससे उम्र बढ़ती है? क्या वाकई इससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है? डॉक्टर दानिश फेलिक्स अस्पताल से क्या कह रहे हैं, आपको बताते हैं। Biohacking technique helps us to delay aging by using science, technology, lifestyle interventions to optimize our performance, health, and longevity. First of all, we'll talk about dietary interventions. Dietary interventions will talk about intermittent fasting. Intermittent fasting, आप अपनी बॉडी को फास्टिंग स्टेट में रखिए. It's very important to heal the cells of our body. मैदा, चीनी कम कीजिए. फास्टिंग फॉर एग्जांपल आपने लास्ट मील ऑफ द डे 6 बजे ली है, सो स्टार्ट योर डे एट 11 to 12 AM नेक्स्ट मॉर्निंग. सो इट विल हेल्प यू टू डिक्रीज एजिंग और डिले एजिंग प्रोसेस. सेकेंडली हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज. वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्प्स our overall cardiovascular health, plus building muscle, having more muscle mass reduces our aging. थर्ड हम बात करेंगे हमारी स्लीप के बारे में. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बायोहैकिंग. स्लीप ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दीज डेज वी यूज लॉट ऑफ मोबाइल. हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, सो इट इमिट्स अ लॉट ऑफ रेडिएशंस, ब्लू लाइट एक्सपोजर. सो आप अपने सोने के 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को या तो टर्न ऑफ कीजिए, साइड में रखिए, ब्लू लाइट एक्सपोजर कम कीजिए, अपनी जो स्लीप है उसको इम्प्रूव कीजिए. स्लीप फॉर एट लीस्ट like 7 to 8 hours is very important to heal our body. Fourth, we can talk about cold showers. Cold showers these days are very important, like ice baths and all. It helps to regenerate your body. So cold shower कीजिए. Plus we can add supplementation. Supplementation is again a very important factor for our body. Like these days we have these NAD boosters like nicotinamide ribosides, which really helps to regenerate our mitochondria, which is powerhouse of a cell. Plus you can additionally add zinc, vitamin C, and biotin in your supplement to improve overall aging. It will definitely not stop aging, but it will definitely delay aging and help you to live longer and live a healthy life. तो आज जब हम बायोहैकिंग की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, जिन्हें आज हम समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आखिर क्यों तेजी से बढ़ रहा है बायोहैकिंग का ये क्रेज, बायोहैकिंग का सिद्धांत कितना साइंटिफिक है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे. बायोहैकिंग के नाम पर कहीं खतरों से तो नहीं खेल रहे हैं लोग, ये भी जानेंगे. बायोहैकिंग से क्या सच में उम्र बढ़ाई जा सकती है या फिर ये केवल एक भ्रम है? बायोहैकिंग कितना फायदेमंद है और इसके नुकसान क्या हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे. तो आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि बायोहैकिंग आखिर क्या है, ये भी आपको बताएंगे. आसान भाषा में अगर हम कहें तो तन और मन के सिद्धांत को समझ लेना बायोहैकिंग है. शरीर और दिमाग को डिकोड करके आप उसके हिसाब से जीना सीखते हैं. जीवन शैली बदलकर अपनी हेल्थ को मनचाहा बदलाव दिया जा सकता है. तो आजकल बायोहैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. बायोहैक का पहला चरण, पहले शरीर की खामी को समझना होता है. दूसरा चरण होता है जीवन के सिस्टम में सुधार लाना. और बायोहैकिंग में लंबे जीवन के सिद्धांत के फॉर्मूले का भी दावा किया जाता है. खास मेहमानों से हम जानेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार परिचय करा देती हूँ. डॉक्टर गीतिका चोपड़ा हमारे साथ डाइटिशियन है. डॉक्टर स्वाति महेश्वरी फिजिशियन है. डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर कंसल्टेंट सरगागराम अस्पताल के, और एक बहुत लंबा डॉक्टर वली का एक्सपीरियंस है, उससे भी जानेंगे. डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. डॉक्टर आशीष जायसवाल फिजिशियन हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं. आप सभी का स्वागत है. एक बार हम चर्चा की शुरुआत करें. आसान शब्दों में कुछ एक प्रयोगों के बारे में मैं यहां पर बता देती हूं जो कि बायोहैकिंग में किए जा रहे हैं, फिर हम उसी के इर्द गिर्द अपनी चर्चा को रखेंगे. सबसे पहले
कहा जाता है कि आप बर्फ का बाथ लीजिए, यानी कि आइस बाथ अगर आप लेते हैं तो ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। रेड लाइट थेरेपी के बारे में कहा जाता है आपकी स्किन और मसल्स की रिकवरी होती है। 23 घंटे के उपवास की बात इस बायो हैकिंग में कही जाती है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि आपका शरीर पूरी तरह से फिट रहता है। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस की बात यहां पर कही जाती है। उम्र बढ़ने की बात इससे होती है अगर आप ये करते हैं। और माइक्रोबायोम एनालिसिस, जिससे ये कहा जाता है कि आपकी जो पाचन शक्ति है, संतुलन है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। डॉक्टर जायसवाल, आपसे शुरुआत करते हुए, क्या है बायो हैकिंग? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमें अपना जो ब्रेन है और जो हमारी बॉडी है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है उसको समझना और उसके सिद्धांतों को बॉडी में लाके इस तरीके से काम करना ताकि जो डैमेज हमारी बॉडी में हो रहा है उस डैमेज को रोका जाए या उस डैमेज को एकदम खत्म किया जाए, ताकि जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसको डिले किया जाए। एजिंग कभी बंद नहीं हो सकती, एजिंग एक नेचुरल फिनोमेनन है, वो चलेगा। बायो हैकिंग से एजिंग नहीं हो सकती। इसको हम लोग बोलते हैं डू इट योरसेल्फ, मतलब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम लोग अपने बॉडी के मैकेनिज्म्स को, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है, मेटाबॉलिज्म है, फिजियोलॉजी है, उसको समझें और उसको प्रॉपर उसका हम लोग इस तरीके से यूज करें ताकि हमको लोग बेनिफिट मिले। अब इसको अभी तक कोई क्लिनिकली बहुत स्टडीज आ रही हैं, पर अभी तक कोई प्रॉपर ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया जिसने इसको स्टैम्प कर दिया है कि ये एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करेगा। अभी इसमें बोलने में और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी जो इसको बताएगा आगे कैसे करना है। हर चीज के जैसे प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, बायो हैकिंग के भी कॉन्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है। फॉर एग्जांपल, हम एक छोटी सी बात लेते हैं कि वाटर बाथ जो हम लोग बोलते हैं 15 डिग्री के अंदर 15 मिनट तक रहेंगे आइस वाटर में, तो ये वाटर बाथ छोटा सा एग्जांपल है। देखिए, वाटर बाथ जैसे लेते हैं हमारा जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो अप हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो स्लो अप हो जाती है तो हमारे जो सेल्स हैं हमको रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है, तो डेफिनेटली ये फायदा करेगा। बट बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं जिसके अंदर लोगों को हाइपोवोलेमिक शॉक, कुछ लोगों को हाइपोथर्मिया इससे हो गया है और कार्डिक शॉक्स भी, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो कोई भी चीज जब तक एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके ना किया जाए तो वो गलत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो नॉर्म हमारी जो पॉपुलेशन इसको समझे, इसके फायदे हैं मगर एक कैलकुलेटेड वे में, एक तरीके से, इसी जिसको हम लोग बायो हैकिंग बोलते हैं। यानी कि हर किसी को इसका फायदा भी नहीं हो सकता, हम ये भी नहीं कह सकते कि हर किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन क्लिनिकली अभी तक इसके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आए हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर वली, आपको इंक्लूड करते हुए, देखिए तकनीक का इस्तेमाल करके अब इलाज हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं, और यही तकनीक, जिन बातों का जिक्र मैंने यहां पर किया, क्या यही तकनीक हमारी उम्र को कम करने में भी मददगार साबित होती है? डॉक्टर वली, देखिए, सबसे बड़ा जो आजकल लोगों को नुकसान हो रहा है, एजिंग जल्दी हो रही है। मैं भी गंजा हुआ हूं, मेरे बाल बड़े घने थे जब राष्ट्रपति भवन नहीं गया था, वो स्ट्रेस से हो रहा है। तो जो भी चीज से आप डी स्ट्रेस हो रहे हैं वो आपके लिए एंटी एजिंग भी है, ये तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली कह रहा हूं। और ये तमाम चीजें जो अवेलेबल हैं, तमाम मोडेलिटीज जो हैं, ये कुछ काम हुआ है इन पे, इसलिए सामने आई हैं, तो इसलिए हम इनको नकार नहीं सकते। लेकिन जहां हम ये कहते हैं आइस बाथ, तो बर्फ का टेम्परेचर तो 4 डिग्री होता है। अभी आशीष ने बिल्कुल ठीक कहा, 15 डिग्री ही है रिसर्च से साबित जो आइस बाथ का टेम्परेचर है। इसी तरह हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग लोग कुएं पे बैठ के ठंडे पानी से कुएं के जाड़े में भी नहाते थे जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो वो तो ऋषि मुनि भी प्रैक्टिस करते हैं, वहां पहाड़ की चोटी पे कहाँ पानी गर्म होता है। अभी भी जो पहाड़ के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, जब बर्फ पड़ती है वो बहुत माइनस टेम्परेचर में रह के ठंडे पानी को इस्तेमाल करते हैं, ठंडी हवा में रहते हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते जो उसको गर्म कर सकें। तो अगर बॉडी को हम हीट से एक्सपोज करते हैं तो एजिंग होती है फास्टर, और अगर उसका हम रिवर्स करेंगे तो एजिंग हो जाएगी स्लो। और ये बात बिल्कुल सिद्धांत ठीक है, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक में ढूंढूं अगर मेडिसिन की तो उसमें इसका चैप्टर शायद नहीं मिलेगा। मैंने ढूंढवाया भी है, हमारी जो हैरिसन है, देखो उसमें हैरिसन में, तो वो अगर बायो हैकिंग का चैप्टर आ गया है हैरिसन में तो हम इसकी बात खुल के कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं आया है इसी में तो आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि हमारे ऋषि मुनि भी तो पहाड़ों पे जाके तपस्या करते हैं और वहां पर कोई गर्म पानी का ऐसा साधन होता नहीं, लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर आप आइस बाथ ले रहे हैं, मतलब बायो हैकिंग में हम अभी केवल आइस बाथ का ही जिक्र कर रहे हैं, अगर आइस बाथ आप ले रहे हैं तो आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज होता है, मजबूत होता है। ऐसी कोई मेडिकली प्रूवन थ्योरी है?
कहते नहीं है भेजा जल रहा है, भेजा गर्म हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका क्या दिमाग गर्म हो रहा है, होता तो है भाई, जब ठंड में रहने से गुस्सा क्यों आता है। आप अप्रूव कर दे रहे हैं इस बात को? नहीं, उसको आर्टिफिशियल किस माहौल में रखना है, कंट्रोल्ड क्लाइमेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हम अभी सडन डेथ की बात करने लगे हैं अगले प्रोग्राम में, तो उसमें हमको कहना पड़ेगा भैया कोल्ड एक्सपोजर, जिसको खून गाढ़ा उसको बहुत सडन डेथ हो सकता है। तो ये सब चीजें बैलेंसिंग एक्ट होना मेडिकल कंडीशन, आपके शरीर की मेडिकल कंडीशन कैसी, उस हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। हाँ, एज जी। डॉक्टर स्वाति, अब आपके पास आते हुए, एक तो अगर आप इस पे अपना पॉइंट रखना चाहें आइस थेरेपी पे तो रखिएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ जिसमें कह रहे हैं कि रेड लाइट थेरेपी, जिसमें स्किन हेल्थ और आपकी मसल्स की रिकवरी होती है, ये कितना सही है और ये कितना प्रूवन है मेडिकली? पहले तो नवजोत मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप, मैं और यहाँ पर पैनल पे बैठे सभी लोग और जो हमारी ऑडियंस है, हम सब बायो हैकिंग कर रहे हैं और बचपन से कर रहे हैं। अगर हम इसको आज हम एक नया नाम आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी सामने आती है तो वो चर्चा में आती है। और डेफिनेटली देखिए, एक ह्यूमन है जो कि इम्प्रूव कर रहा है अपनी साइंस को, अपनी टेक्नोलॉजी को। आज हम एआई की बात कर रहे हैं तो तरीके नए नए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन बचपन से हम लोग ये बायो हैकिंग कर रहे हैं। चाहे आप फास्टिंग की बात करें, चाहे आप हमारे किचन में यूज होने वाले स्पाइसेस की बात करें, तरह तरह के और जो उपचार जो है हमारे नानी दादी के जो नुस्खे होते थे, जो तरह तरह के खाने हम लोगों को त्योहारों पे खिलाए जाते हैं, ये सब जो है ये सब एक बायो हैकिंग का हिस्सा है। हमें बचपन से बताया जाता है कि भाई इतने बजे आपको सोना है, जल्दी सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, एक्सरसाइजेस इस तरह से करिए। ये सब बायो हैकिंग ही है। अब यह है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं। आज जीन चेंज करने की बात होती है, आज मैग्नेट्स बॉडी में इम्प्लांट करने की बात होती है, अभी हम देख रहे हैं कि ब्रेन में चिप लगाई जा रही है जिससे कि आपके थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल किया जाएगा। तो देखिए, डेवलपमेंट डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बायो हैकिंग का समझना यह है कि यहाँ साइंस का मिश्रण है, टेक्नोलॉजी का मिश्रण है और एक्सपेरिमेंटेशन का मिश्रण है। तो ये समझिए कि ये कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम अपने लिए कर सकते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। अब अगर हमारे पास आज 50 चीजें हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 50 चीजें हम सारी यूज कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी बीमारियों के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको उन चीजों को चयन करना होगा, खुद पे ट्राई करके देखना होगा कि आपके लिए वो चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है। किसी के लिए आइस बात बहुत अच्छी है और एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम देखते हैं कि लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए ये घातक भी हो सकती है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्टरीज की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। ये एक जो थिन लाइन है वो हमें समझनी जरूरी है कि हम भेड़ चाल में नहीं चले, हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ करके इन चीजों का चयन करें। जी, ये रेड लाइट थेरेपी क्या है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी स्किन और मसल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं या फिर उसकी रिकवरी जल्दी होती है? देखिए, रेड लाइट थेरेपी में, सॉरी आपने मुझसे पूछा था? जी 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 डॉक्टर स्वाति, आप ही से। देखिए, इसमें लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इस्तेमाल होता है और जो हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि देखा जाता है कि नए सेल्स की ग्रोथ होती है। जो सेल्स के अंदर के डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और इसकी वजह से चाहे रिंकलिंग की बात करें, एक्ने की बात करें, ग्लोइंग स्किन की बात करें, इन सब चीजों में इससे फायदा मिलता है। लेकिन देखिए, वही अगर स्किन डिजीजेस होंगी, आपकी सेंसिटिव स्किन होगी, तो आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो डॉक्टर से सलाह करके और इन चीजों के बारे में अच्छे से अध्ययन करके तब हमें इन चीजों मैं इस पे एक और चीज जानना चाहूंगी। देखिए, हम जब पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को समझ रहे हैं ना, उसमें ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डॉक्टर क्या इस पे मोहर लगाता है या नहीं लगाता, क्या ये क्लिनिकली प्रूवन है, क्या हर कोई इसको कर सकता है, या फिर अगर हम इस थेरेपी को करना चाह रहे हैं हमें डॉक्टरी सलाह की जरूरत होगी? देखिए, डेफिनेटली सलाह लेनी चाहिए नवजोत जी, क्योंकि अभी ये बहुत सारी स्टडीज जो हैं इसमें ये कंप्लीट नहीं हुई हैं। यानी कि कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं तो कुछ ड्रास्टिक रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। और वही इसे डू इट योरसेल्फ एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि इसका नाम दिया गया, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद के साथ करके देख सकते हैं कि आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़े। डॉक्टर गीतिका, आपके पास मैं डाइट के बारे में आऊंगी, क्योंकि 23 घंटे के उपवास के लिए भी लोग कहते हैं और कहते हैं कि इससे आपका शरीर बहुत ज्यादा फिट रहता है। मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले
रेड लाइट थेरेपी पर एक छोटा सा आंसर डॉक्टर जायसवाल आपसे। पार्डन, किस टॉपिक पे मैम? रेड लाइट थेरेपी, जिसमें स्किन और मसल्स की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, ये कहा जाता है। देखिए, रेड लाइट का जो मैम ने बोला, स्वाति मैम ने, कि जो हमारे सेलुलर लेवल पे हमारा उसको इम्प्रूव करती है। हाँ। मगर अगेन प्रॉब्लम वही है कि अभी तक जो डाटा है वो डाटा इतना इनफ नहीं है कि हम इसको बोल सके। सेकेंडली और भी इश्यूज है ये, और जैसे किसी को एक्जिमा है या किसी प्रॉब्लम है, उसमें उसका ये स्किन का डिसऑर्डर और बढ़ जाएगा। तो बहुत जरूरी है इसको डॉक्टर से पूछ के ही करें, इसलिए बहुत जरूरी है जो थिन लाइन है उसको हम लोग समझे। ठीक है डॉक्टर वली, और ऐड करूंगा। हाँ जी आप अपनी बात पूरी कर दीजिए डॉक्टर जायसवाल। बिकॉज मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो आजकल लोग बोलते हैं हाइपरबारिक ऑक्सीजन लेने से भी उस पर आती हूँ डॉक्टर साहब, एचबीओटी पे नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वली, रेड लाइट थेरेपी पर आपका जवाब। नहीं, ये नियॉन थेरेपी है, स्किन के लिए अच्छी है। और मेरे 1-2 पेशेंट को ट्रीट किया है। अभी एक लड़की थी और वो शादी से करीब 4 हफ्ते पहले एक ब्यूटी क्लिनिक में गई और वहां उसका ट्रीटमेंट दिया गया और उसकी स्किन इतनी खराब हो गई कि मैं अपने को विदाउट कंट्रोल, द मोमेंट शी एंटर्ड माय रूम, मैंने कहा भूतनी किसने बना दिया तुम्हें। दिस वाज माय रिएक्शन बिकॉज शी वाज ए ब्यूटीफुल फेयर कलर्ड गर्ल। अब क्या हो, शादी के रह गए 4 हफ्ते, तो मैंने उस पर नियॉन ट्राई कराया। मेरे पास थेरेपिस्ट है इसकी, मैंने खुद नहीं किया। नियॉन, मेडिकल नियॉन, जो मैंने सीखा एक बहुत बड़े स्किन के डॉक्टर से, जो राष्ट्रपति जी के लिए, वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स के लिए करते थे। उससे उसकी स्किन धीरे 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 ठीक हो गई, इतना कि वो जब मैं उसको बुलाता था वो नहीं आती थी, गोल कर जाती थी। उसकी एक बहुत अच्छे घर में शादी हुई जी। वो कनाडा में है, वो रोज फेसबुक पे अपनी नई नवेली पिक्चर्स पेश करती है। तो हम किसी चीज को डिनाई नहीं करते, लेकिन आपकी स्किन कंडीशन कहती है, डिपेंड्स ऑन दैट। प्रूवन, अच्छा टॉक्सिक नहीं है ये रेड लाइट वाली थेरेपी टॉक्सिक नहीं है प्लीज, और ब्लू लाइट वाली भी थेरेपी टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये केमिकल टेररिज्म या फोटो टेररिज्म का हिस्सा नहीं है। देयर आर लिस्टेड आइटम्स अंडर फोटो टेररिज्म, केमिकल टेररिज्म, ड्रग टेररिज्म, माइक्रोबियल टेररिज्म, रेडिएशन टेररिज्म, वो सब हैं आज के टॉपिक से संबंधित, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रेडेड और therapy done by qualified people under supervisions are recommended internationally and being tried, including vitamin drips. जी. Also in USA. But इसका legal status है ही नहीं। तो नवजोत और डॉक्टर वाली मिलके या हम चारों एक्सपर्ट मिलके इसको ये नहीं कह सकते कि गलत है। नहीं डॉक्टर साहब, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। देखिए, जब फिल्मी सितारे इस तरह की थेरेपीज पर जाते हैं तो आम लोग कनेक्ट करते हैं उससे, अपनी रील्स बनाते हैं, तो लोग कनेक्ट करते हैं कि क्यों ना हम भी ये करके देखें। लेकिन मैं वही इसका साइंटिफिक पहलू जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आप सबको यहाँ पे बुलाया। डॉक्टर साहब लौट एक बार डॉक्टर गीतिका को इंक्लूड करते। 23 घंटे फास्टिंग, हालांकि डॉक्टर गीतिका आपने बहुत बार फास्टिंग पे यहाँ बताया है कि फास्टिंग एक्चुअली कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि आज हम इस पे बात कर रहे हैं, 23 घंटे उपवास मतलब आपका शरीर फिट रहेगा, क्या कहती हैं नवजोत? अगर हम इस बात को समझे, जो बायो हैकिंग आया है, बायो हैकिंग में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो दैट इज बेसिकली ए कस्टमाइज्ड डाइट जो आपकी बॉडी को सूट करती है, ऐसे फूड जो आपकी बॉडी को सूट करते हैं। कई ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, सपोज मेरे पास लोग आते हैं जिनको इंटॉलरेंस होती है, कॉफी से इंटॉलरेंस होती है, यहाँ तक कि इंटॉलरेंसेस निकली है जौ से, इंटॉलरेंसेस निकली है दालचीनी से, वो सब हमने इंस्टाग्राम पे वो सब डाला हुआ है। पर अगर हम देखें कि वो इंटॉलरेंसेस होती हैं, तो जब हम एक फूड जर्नल बनाते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी किस चीज से इंटॉलरेंट है, किस चीज से इंटॉलरेंट नहीं है। सो दिस इज बेसिकली बायो हैकिंग विच कैन बी डन थ्रू न्यूट्रिशन, और इसी का एक पार्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा होता है करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो आपका जो गट होता है, आजकल गट की बहुत बात हो रही है, तो गट को रेस्ट करने का, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। बट 23 आवर्स की जो फास्टिंग है ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्यूट वीकनेस हो सकती है, आपका बीपी ड्रॉप हो सकता है, शुगर ड्रॉप हो सकता है, आपको हीमोग्लोबिन लेस हो सकता है। तो 23 आवर्स आईएफ करने के बजाय आई थिंक एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 12 या 13 घंटे शुरू करना चाहिए और आस्ते आस्ते करके वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगेन डॉक्टर साहब, ये डिपेंड करता है ना कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आप अगर एक बीपी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं? नहीं, अगर आप एक हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, तो आपको अगर आप फीवर से उठे हैं या आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक्यूट वीकनेस है, आपकी बॉडी में
मैग्नीशियम, जिंक की और विटामिन B12 की, इन सबकी डेफिशिएंसीज अगर आप करेंगे आपकी बॉडी कोप अप ही नहीं कर पाएगी जी। तो इसीलिए हमने बायो हैकिंग न्यूट्रिशन को, दिस इज अ न्यू टर्म विच हैज कम अप, इट इज एक्चुअली व्हाट आई सजेस्ट लोगों को कि हमें एक फूड जर्नल लिखना चाहिए। जब हम आज उठें तो हमें लिखना चाहिए कि हम सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम पूरी मील्स में क्या खाते हैं, हम बॉडी को डिटॉक्स कैसे करते हैं, हमें क्या चीजें सूट करती हैं, और अगर हमें लगता है कि हमें ये चीज खाकर हमें ब्लोटिंग हुई या अफवारा हुआ या हमें एसिड रिफ्लक्स हुआ या हमें IBS की दिक्कत हुई या GERD की दिक्कत हुई, तो इसका मतलब है हम उस फूड से इनटॉलरेंट हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 23 आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये एक सेफ चीज है जो हर इंडिविजुअल कर सकता है। डॉक्टर जायसवाल आपके पास आते हुए, HBOT, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, बहुत ज्यादा चलन इसका है। दो चीजें सर, दो सवाल मेरे, फिर उसके बाद आप इसको पहले तो एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्या है। जो दावे इसको लेकर किए जाते हैं वो ये कि आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपकी इंटरनल अगर कहीं इंजरी है तो उसमें ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी, जिसमें बहुत सारी आप कह सकते हैं कि ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें कई इंटरनल इंजरीज होती है। कहा जाता है कि अगर आप HBOT लेते हैं तो उसमें बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। देखिए, HBOT का फुल फॉर्म के हिसाब से कि इसमें हम लोग जो ऑक्सीजन देते हैं, एक हाई प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं ताकि जो सेलुलर जो उसकी एंट्री है ऑक्सीजन की हर जगह पहुंच जाए। यूजुअली इसका HBOT का जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जो नॉन हीलिंग अल्सर थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो नहीं पाता था, उससे हीलिंग नहीं हो पाती थी। तो ये एक प्रूवन इंडिकेशन है जब हम लोग HBOT की बात करते हैं। पर आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत से लोग HBOT का चलन सब बढ़ गया, ये उनके लिए सही नहीं है। HBOT के लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है जिसके लिए हम लोग नहीं देते। किसी को अगर इम्फाइसीमेटिस जिसके अंदर एल्वुलर की प्रॉब्लम है, एल्वुलाई की, उसमें हम इसको अवॉइड करते हैं। कोई ऐसा COPD के पेशेंट है जिसमें इसकी जो ड्राइव है वो CO2 से मजबूत है, उसमें हम अवॉइड करते हैं। HBOT अगर हम लंबे समय तक लेते हैं, अगर हम जो ड्यूरेशन डिसाइड किए डॉक्टर ने उसके ज्यादा लेते हैं, तो ये बॉडी में फ्री रेडिकल इंड्यूस डैमेज ड्यूरेशन बताते जाइएगा सर। ये यूजुअली जब हर चीजों के लिए अलग अलग ड्यूरेशन रहता है। अगर हम लोग नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए बात करते हैं तो 30 मिनट 45 मिनट्स की हम लोग ये थेरेपी देते हैं। पर अगर हम लोग इसको बिना किसी क्लिनिकल किसी डॉक्टर के अंदर हम इसको ना लें और हम इसको इसलिए केवल ले लें इससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसका नुकसान होगा, ये लंग को डैमेज करेगा, बिकॉज ये फ्री रेडिकल इंड्यूस डैमेज करता है। हमारी एजिंग डिपेंड करती है कि हमारे अंदर कितना फ्री रेडिकल है, जितना ज्यादा बन रहा है वो उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है। तो जो अगर हम लंबे समय तक अगर हम इसको लेते हैं जिसके अंदर इंडिकेटेड नहीं है, तो ये कोई बहुत फायदा नहीं करेगा, इनफैक्ट ये नुकसान भी कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको समझें और जिस ड्यूरेशन के लिए जिस चीज पे डॉक्टर ने इसको बोला हुआ है उसके लिए फॉलो करें। कोई पेशेंट ILD के हैं जिनके अंदर क्रॉनिक ऑक्सीजन हाइपोक्सीमिया रहता है, उसके अंदर HBOT की बहुत इंपॉर्टेंस है। पर नॉर्मली इसका कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं ना, कोई गाइडलाइंस नहीं ना, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि नॉर्मल लोग इसको करें। ये अभी भी केवल पेशेंट्स के लिए ये है, इंटरनल इंजरी पेशेंट्स के लिए। हाँ, अगर जैसे किसी को ट्रॉमेटिक पेशेंट है, किसी को कोई क्रश इंजरी हो गई है, उस केसेस में HBOT फायदा करता है। मगर किसी का कोई लैब कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, उसका मार्जिन को हील करने के लिए HBOT का कोई इंडिकेशन नहीं होता। ठीक है, एक बार डॉक्टर वाली आपके पास आते हुए, HBOT फायदा किसको करेगी और नुकसान किसके लिए? देखिए, ये बड़ा एक इक्विपमेंट होता है जो हॉस्पिटल के काफी बड़े कमरे में लगा होता है। ये केमिस्ट की दुकान पे नहीं मिलती है। तो ये जब कहीं इमरजेंसीज में फॉरेन कंट्रीज में मैंने देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे कि अंगीठी जलाई और सो गया बंदा, उसमें सांसें चल रही हैं तो उसमें ट्राई करते हैं। एक हमारे यहाँ बीमारी होती है डिकम्प्रेशन सिकनेस, उसमें ट्राई करते हैं। गैस एम्बोलिज्म में डॉक्टर साहब की ब्रांच है वो, उसमें ट्राई करते हैं। ब्रेन की कुछ कंडीशंस जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसमें कभी कभी न्यूरोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा केस अभी कोई ट्रीट नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी से जो नुकसान होता है उसको रिवर्स करने के लिए ही ये थेरेपी होती है। लेकिन ये जो आजकल माहौल में पॉल्यूशन और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये बहुत बड़ा एक हमारी सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम आ गई है। नवजोत, ये आपने सुना है और आपने देखा भी होगा, दिखाया भी होगा, ऑक्सीजन बार्स, ऑक्सीजन पार्लर्स, जापान में इसका चलन बहुत ज्यादा है। और ये बात सही है कि जो चीज हम डीप ब्रीदिंग से पैदा कर सकते हैं, देहरादून जाके मसूरी जाके पैदा कर सकते हैं, ये वही थेरेपी है। यू हैव टू इनहेल मोर गुड एयर, हैविंग मोर ऑक्सीजन। तो ये कोई ऐसा वो नुस्खा नहीं है जो नायाब आज डिस्कवर हुआ है।
हाँ। वही फिर मैं वहीं आ जाऊंगा। जैसे आपने अभी फास्टिंग की बात की, तो करवा चौथ का एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ, कोई नहीं मरती करवा चौथ के अगले दिन, किसी पेपर की हेडलाइन नहीं होती 23 औरतें अहमदाबाद में, 56 औरतें दिल्ली में, 42 औरतें बंबई में मर गई करवा चौथ के अगले दिन, इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप का फास्ट करके, निर्जला व्रत करके जी। तो ये रोजों के बाद कोई नहीं मरता, ईद के बाद मरते हैं। ये प्रैक्टिकल तो है जो मैं डॉक्टर देख वली, रहा हूँ। इसीलिए देखिए डॉक्टर 40 साल से देख रहा हूँ। ईद के बाद संजीवनी नर्सिंग होम में पुरानी दिल्ली में जाइए, 7 भाई थे, एक को हार्ट अटैक आ गया, ईद के चौथे दिन 6 रह गए, फिर अगले 5-6 साल बाद एक और को आ गया। ये हर ईद पे होता है, मैं देखता हूँ, मैं देखता चला रहा हूँ। When I was working in GB Pant Hospital, this was a scene every year. बट करवा चौथ के बाद कोई नहीं मरता, रोजे के महीने में कोई नहीं मरता। सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, इसीलिए देखिए, इसीलिए आपको बुलाया जाता है यहाँ पे। मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में यही कहा था कि एक वास्ट एक्सपीरियंस है डॉक्टर वली का। यहाँ पे हमारे सारे यंग डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर वली के पास है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप हमको दे के जाते हैं ना, यहाँ हम साइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आप हमारे शास्त्रों के साथ जोड़ देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही कि हम हफ्ते में एक दिन या करवा चौथ फास्टिंग या फिर ईद की फास्टिंग, हमारे बहुत सारे ऐसे तीज त्योहार आते हैं जिसमें फास्टिंग होती है, तो वो अपने आप में एक अच्छी चीज है। डॉक्टर स्वाति, अब आपके पास आते हुए HBOT का अगर हम जिक्र करें, डॉक्टर जायसवाल ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया। पहली बात तो ये कि हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन डॉक्टर स्वाति, एक भ्रम भी है, लोग कहते हैं, अब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे HBOT चैम्बर्स खुल गए हैं जिसमें लोग जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं। लोगों को ये भ्रम भी है कि इससे एक तरीके से हमारा अच्छा फेशियल हो रहा है, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो रही है। क्या ये रिकमेंडेड है हर एक के लिए? लेकिन अब जो पहली बात तो HBOT जो है वो एक तरह की ट्रीटमेंट मोडालिटी भी है, जैसे अभी दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर साहब ने बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं, बीमारियां हैं जिसमें इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट के फॉर्म पे किया जाता है। लेकिन हमारी कंसर्न जो आज यहाँ पर है कि क्या हमें डेली ऐसे चेम्बर के अंदर बैठना चाहिए, क्या इस तरह का ट्रीटमेंट हमें वेलबींग के लिए भी लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अब ऑक्सीजन बार्स और तरह तरह के चीजें सामने आ रही है। देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आप पोल्यूशन में हैं और जाकर के हम 1 घंटे या 2 घंटे के लिए पार्लर में बैठ जाए, तो इससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। ये पार्लर्स जनरली एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर आपका क्रॉनिक हेल्थ इशू है, आप आज पोल्यूशन में नहीं पूरे साल ही पोल्यूशन में बैठने वाले हैं या 7-8 महीने आप पोल्यूशन में ही गुजारने वाले, तो वो 2 घंटे ऑक्सीजन के आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है जनरली वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है बॉडी के अंदर, जो जैसे गैंग्रीन है या डिप्रेशन सिकनेस की अभी बात करी, नॉन हीलिंग अल्सर्स की बात करी, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, इसकी वजह से लंग कोलैप्स भी हो सकता है, इसकी वजह से जो हमारे कान की झिल्ली या पर्दा होता है वो भी फटने का इसमें डर रहता है। तो अगर लोगों को कोल्ड एंड कफ है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी स्थिति में भी जो है कान का पर्दा फट सकता है आपका। तो ये चीजें जो है ऐसी नहीं है कि इनको हम अनमॉनिटर्ड या ऐसी जगह से ले जहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई सुपरविजन भी नहीं है, बस लोगों ने एक दुकान खोल ली है और वो आपका ऑक्सीजन का मास्क लगाकर आपको छोड़ देते हैं, और उसके बाद ना आपकी कंडीशंस की उनको जानकारी है और कितनी देर के लिए दे रहे हैं ये भी नहीं पता है। तो ऐसी जगहों से बिल्कुल भी हमें इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई थेरेपी लेनी है, चाहे वेलबींग के लिए लेनी है, तो भी आप एक ऐसी जगह से लीजिए जहाँ ये सब चीजें मॉनिटर्ड है, जहाँ एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है और आपकी कंडीशंस को भी जो है देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि आपको बस एक उसमें बिठा करके छोड़ दिया और ये उम्मीद की जा रही है कि अब आप यंग होके बाहर निकलेंगे या तंदुरुस्त होके बाहर निकलेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें जो है, जो हमारे पास साइंस की देन है या हमारे पास एफर्ट्स की देन है, इनके एक साइड इफेक्ट्स भी होता है और इनका एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है जो सामने आ सकता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके इन चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों का चयन कर पाए। इसीलिए आज हम इस शो को कर रहे हैं ताकि हम ये जानकारी आपके माध्यम से लोगों को दे सके। डॉक्टर गीतिका, ये माइक्रोबायोम एनालिसिस ये क्या है जिसमें ये दावा किया जाता है कि आपका जो पाचन है वो बिल्कुल संतुलित हो जाएगा? ऑन होल्ड प्लीज। ऑक्सीजन को इंक्रीज कर रहे हैं हम, बॉडी में ऐसे कंपोनेंट्स डाल रहे हैं जिससे हमारी बॉडी का डाइजेशन इंक्रीज होगा। और जैसे कि मेरे को डॉक्टर्स ने बोला, ये
वेस्टर्न लोग जो है वो जा रहे हैं आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की तरफ, और हम लोग वेस्टर्न थिंग्स और टेक्नोलॉजी एंड इन चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अगर हम सुबह उठकर अनुलोम विलोम कपालभाति पार्क में बैठ के करेंगे, या हम पार्क के ऊपर बेयर फीट चप्पल उतार के आप घास पे चलेंगे, तो आप अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको वैसे ही जनरेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड हटा देंगे, व्हाइट शुगर, व्हाइट मैदा हटा देंगे अपनी डाइट से, वो भी बहुत बेनिफिट करेगा। आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, हमें पेट भर के खाना नहीं खाना है, हमेशा 80% फूड ईट करना है, अपने आप को पूरा स्टफ नहीं करना है। आप पानी पीजिए, पानी में हम बहुत सारे इन्फ्यूजन वाटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे हम कभी चिया डाल सकते हैं, हेम्प सीड डाल सकते हैं, बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए आप नींबू डाल दीजिए, खीरा डाल दो, उसके अंदर पुदीना डाल के उसको अल्कलाइन कर दीजिए। मोरिंगा जो सुपर फूड है उसको ऐड करो डाइट में, मोरिंगा और उसके अंदर नींबू, पुदीना, इसका कॉम्पोजिशन बना के इसका पानी पीजिए। केल का पाउडर ऐड करो स्मूदीज के अंदर बहुत ज्यादा। तो हम जब ये वाली चीजें करेंगे, ये चेंजेस करेंगे, साउंड स्लीप लेंगे, हम सोते हैं पर हमारा जो दिमाग है वो हमेशा चलता रहता है। हम जब ये शॉर्ट चेंजेस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वी विल सी वास्ट चेंज। और ये सब नेचुरल चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये सब अपनी लाइफ में सब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी तक जितनी चर्चा हुई है तमाम डॉक्टर से, बेसिकली बायो हैकिंग वही चीज है जो हमारे शास्त्रों में कही गई चीजें हैं, लेकिन इसको नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। एक आखिरी सवाल आप सभी से, जब हम डॉक्टर गीतिका ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि पश्चिम के लोग तो हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ पे योग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उस तरीके से अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको देख रहे हैं। डॉक्टर आशीष, आपसे शुरू करूंगी इसका जवाब। पहली बात, क्या लोगों में इसको लेके सनक तो नहीं बढ़ रही? क्या ये जब हम कहते हैं कि एक बंदे ने आइस बात लिया, या एक ने HBOT किया, या एक ने कोई थेरेपी की, हम भी वो कर ले? डेफिनेटली लोगों को जो ये होड़ है ना कि नया क्या करना और ज्यादा एजिंग करना, हाँ। वही इन सब चीजों को अब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है हमारी सोसाइटी में। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हम लोग उसको समझें, अपनी फिजियोलॉजी को समझें, और उसके हिसाब से ही कोई नई चीजें लेके आए। किसी के पीछे रैट रेस में ना भागे। रैट रेस में नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं होता। यानी हर किसी चीज का नुकसान नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टरी सलाह के साथ की जाए तो। डेफिनेटली जी। डॉक्टर वली, माइकल फेल्प्स जो था बर्फ के पानी में स्विमिंग करके प्रैक्टिस करता था, स्विमिंग का गोल्ड मेडल कितने सारे लिए, तो हर एक आदमी माइकल फेल्प्स कैसे बन जाएगा? उसके लिए काठी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। सुबह को 11 बजे तक सोते रहते हैं, उसके बाद माइकल फेल्प्स कैसे बन जाएंगे आइस बात लेके? वाह भाई वाह। खाने के लिए पिज्जा चाहिए, पहलवानी में कैसे उतर जाएंगे? चबाओ, खाना ठीक करो, व्यायाम करो, दंड बैठक करो, उसके बाद सवेरे उठो, सवेरे सो, गर्दन की हड्डी को मत तोड़ो, फेसबुक कंप्यूटर पे कम बैठो, बड़ों का कहना मानो, अपने दिमाग को शुद्ध रखो, ये सब करना पड़ेगा। आप वो वाली बात कर रही थी तो मैं भी वही वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ये डॉक्टरी के उसूल हैं, हमारे भी उसूल हैं। कम खाना सुख से रहना अगर कहावत है तो ये मेडिकली ट्रू है। ये फास्टिंग कहावत और धर्म नहीं है, ये एक मेडिकल उसूल भी है। ये धर्म हमको सिखाता है कि कैसे सेहतमंद रहना है। पहाड़ पर जाना, केदारनाथ पे जाना तपस्या भी है, और हाई एल्टीट्यूड की बॉडी की ट्रेनिंग भी है, लंग्स की भी ट्रेनिंग है, हार्ट की भी ट्रेनिंग है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, एक की देखा देखी दूसरी अडॉप्ट कर रहा है। एक लेडी गई पार्लर में, वहां उससे किसी ने कह दिया मैं फलाना ट्रीटमेंट लेके आई थी, वो भी पहुंच गई साहब 50,000 रुपए पर्स में डाल के। लूट हो रही है। ये सब बायो हैकिंग के नाम पे पॉकेट का बायो टेररिज्म हो रहा है। समझ के करना है, देख के करना है, डॉक्टर से पूछ के करना है, इतरा के नहीं करना है, और सेहत के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनको नहीं भूलना है। ये जो हमारे सेहत के जो बेसिक नियम हैं उनको नहीं भूलना है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, फरवरी की सुबह में, जनवरी की सुबह में जब मैं हीटेड स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाता था तो कोई भी नहीं होता था, डर के मारे, ठंड के मारे, लेकिन मुझे जो आनंद आता था उसकी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन अब हिरस करके कोई ठंडे पानी में उस मौसम में तैरेगा जाड़े में, मर जाए। ठीक है, तकनीक अच्छी है, तकनीक जरूरी है, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के न की जाए। डॉक्टर स्वाति, एक लास्ट कमेंट।
देखिए नवजोत, मैं ये बोलूंगी कि आज जो हम बायो हैकिंग करते हैं वो गिल्ट बायो हैकिंग है, क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करना नहीं बहुत चाहते, अच्छी हम बात, हाँ। एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, हम हेल्थ अपनी डाइट चेंज करना नहीं चाहते, हम सिर्फ बायो हैकिंग पे डिपेंड करना चाहते हैं कि हम HBO2 लेंगे या हम आइस बात करेंगे तो हमारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अनटिल जो बेसिक ग्राउंड वर्क है जब तक आप वो नहीं करेंगे। और जितने भी लोगों को आप देखते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आप प्रभावित होते हैं, अगर आप उनके बाकी पोस्ट देखें और उनका जीवन देखें तो वो उन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तब रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। केवल आइस बात में बैठने से वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये आपको मानना होगा। आपको उसके लिए अपना होमवर्क और अपनी मेहनत डेफिनेटली करनी होगी, तब आप इन चीजों से अगर टॉप अप करेंगे तो आपको डेफिनेटली इन चीजों का फायदा ठीक है डॉक्टर गीतिका, किसी ने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, किसी ने 23 घंटे नहीं खाया, किसी ने एक मील खाई, सही है हर एक के लिए या नहीं? अपनी बॉडी के हिसाब से चला जाए। अपनी बॉडी के हिसाब से चलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी बॉडी को, वो जो सेल्फ लव कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीट मील दे दो हमें, मेरे को चीट मील खानी है, मुझे पास्ता खाना है, मुझे पिज्जा खाना है। और वो जो मैदा होता है ना नवजोत, वो आपकी आंतड़ियों में जाके, आपके इंटेस्टाइन्स में जाके चिपक जाता है और उसको कम से कम 7 दिन लगते हैं डाइजेस्ट होने में। अब आप सोचिए, आज आपने गंदा मील खा ली, चीट मील खा ली, और उसके बाद आप खा रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और शेक्स पी रहे हैं, सूप्स पी रहे हैं, पर वो जो पुराना फूड है वो तो रॉटन हो गया, वो तो बदबू मार रहा है आपकी बॉडी में। उसके ऊपर आपने नया फूड लगा दिया, वो और रॉटन मार हो गया। वो पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने अपनी सेल से लीकेज शुरू कर दी। तो आपने अपने पूरे गट को इन्फ्लेम कर दिया, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डायरिया, वो सब इंक्रीज हो गया। और गट इन्फ्लेम हुआ तो आपका कुल मिला के बेसिक्स को पहले फॉलो करना चाहिए, अपने शरीर को समझना चाहिए और बिना डॉक्टरी सलाह के हमें किसी भी तरह की थेरेपी को अपनाना नहीं चाहिए। डॉक्टर की सलाह के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।